गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल ब्रिलियंट कोचिंग जीके का फैक्ट्स। तो इसमें आज हम लोग जीके फैक्ट्स देखेंगे। ये इस चैनल का आज ये पहला वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग पे। तो लाइव स्ट्रीमिंग का ये पहला वीडियो है, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग का ये फर्स्ट वीडियो है आज। इस पे हम लोग अब कुछ जीके फैक्ट्स जानेंगे जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। तो स्टार्ट किया जाए बिना टाइम को वेस्ट किए, जीके फैक्ट्स को जान लिया जाए कि क्या होता है जीके फैक्ट्स। जीके चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जीके फैक्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। जीके हम लोग के लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों के लाइफ के लिए, हम लोगों के पढ़ाई के लिए और सभी जगह के लिए ये जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जीके में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जीके, मॉरल, कंप्यूटर, एवरी सब्जेक्ट्स। तो वी विल लर्न अबाउट सम जीके फैक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला फैक्ट हम लोग थोड़ा जीके का समझते हैं। पहला फैक्ट हम लोग थोड़ा जीके का समझ लेते हैं कि हाँ, फैक्ट्स नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं और जीके फैक्ट्स का फर्स्ट नंबर से हम लोग थोड़ा समझते हैं कि चलिए क्या है, कैसे है, क्या है, क्यों है, कब है। तो पहला आप बता सकते हैं कि मीनामाटा डिजीज क्या होता है? व्हाट इज मीनामाटा डिजीज? कैन यू एक्सप्लेन? मीनामाटा डिजीज, ठीक। मीनामाटा डिजीज क्या है आप बता सकते हो? तो मीनामाटा डिजीज क्या है? तो मीनामाटा डिजीज क्या है? मीनामाटा के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले एमलगम जो है ये एक एलॉय है, एलॉय ऑफ मरकरी। मरकरी के एलॉय का एक स्पेशल नाम होता है जिसको कहते हैं हम लोग एमलगम, ठीक है। मरकरी के एलॉय का एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है एमलगम। अब क्या होता है कि मरकरी के इंटेक से, मरकरी इंटेक इन आवर बॉडी, हम लोगों के शरीर में यदि किसी कारण से मरकरी अंदर चला जाए, खाने में चला जाए, अक्सर क्या होता है कि कोस्टल एरिया में जो समुद्री एरिया है वहां पर जो हम लोग वो मछली आता है, वो मछली में मरकरी पाया जाता है। और वो मछली क्योंकि हम लोग खाते हैं तो हम लोग के शरीर के अंदर क्या होता है कि वो मरकरी अंदर चला जाता है। अंदर जाने के कारण क्या होता है कि एक बीमारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीनामाटा डिजीज। अब इस बीमारी से होता क्या है कि इस बीमारी का सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स है मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी संतुलन गड़बड़ होना पहला। दूसरा होगा पैरालाइसिस का शिकायत हो सकता है, ठीक है। और लीवर डिसऑर्डर होता है, लीवर डिसऑर्डर। तो ये मेन होता है मीनामाटा डिजीज में होता है, ठीक है। तो ये सब इसके सिम्टम्स है। और मीनामाटा डिजीज के लिए होता क्यों है? मीनामाटा डिजीज होता है मरकरी के इंटेक से, मरकरी को खाने से। और एमलगम के एलॉय को हम लोग, मतलब मरकरी के एलॉय को ही हम लोग एमलगम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे छोटी सी फैक्ट्स हो गया। दूसरा चलिए देखते हैं, दूसरा क्या है। हम लोग दूसरा चीज जान लेते हैं। तो दूसरा चीज हम लोग जान लेंगे। तो चलो ये बताओ, तो जीके में अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख लें। 2 नंबर यूनिट ऑफ प्रेशर बताइए क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? चलो बताओ, कोई बताएगा? यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल है, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल का मतलब होता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 पास्कल का मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब एक्चुअल में क्या है कि प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, ठीक है। अब प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पर जो दिया हुआ है कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर यदि ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा? कम होगा। प्रेशर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर ज्यादा एरिया कम, ठीक, प्रेशर ज्यादा एरिया कम, प्रेशर कम एरिया ज्यादा। इसीलिए क्या होता है, शार्प नाइफ, शार्प नाइफ में क्या होता है, शार्प नाइफ में यदि आप देखोगे, शार्प नाइफ में देखोगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया क्या होगा, बहुत कम होता है। देखो ना, चाकू, चाकू में क्या होता है, बहुत धार होता है, एरिया बहुत कम होता है, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा लगता है। तो प्रेशर और एरिया एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए कुछ नेक्स्ट फैक्ट्स जानते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स में आप हमको ये बताओ, नेक्स्ट फैक्ट्स में क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट्स में आप ये मल्टीप्लाई बता सकते हो कि 1 1 1 1 ढेर सारा मल्टीप्लाई हम यदि करते हैं ऐसे, आप बता सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। 1 1 1 ऐसे यदि दिया है तो आप बता सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। टिपिकल लग रहा है, टिपिकल लग रहा है तो एकदम इजी वे में करेंगे। देखो 1 कितने बार है, 1 2 3, 1 कितने बार है, 3 बार, नीचे भी 3 बार, तो आप 1 2 3 लिख दो और उसी का उल्टा नंबर लिख दो। 1 2 1 1 1 3 बार है, 1 2 3 लिख दो और फिर उसी के नंबर का उल्टा लिख दो। उल्टा मतलब 3 2 1, ये हो गया, हो गया। आप कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हो। यू कैन चेक द मल्टीप्लीकेशन बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। चलिए ठीक है। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा, फिर उल्टा 6 5 4 3 2 1, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई। तो कमेंट में आप ये बताओ कि यदि ऐसे दिया रहेगा तो क्या करोगे। कमेंट में आप बताओ, ऊपर 5 बार दिया है और नीचे भी 5 बार 1 दिया है, और अब हमको जल्दी से मल्टीप्लाई करके कमेंट में बताओ कि क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक आगे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब नया फैक्ट्स कुछ जान लेते हैं। नया फैक्ट्स में आप हमको ये बताओ, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए और आप हमको ये बताओ कि राइट द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। इन ये सब चीजों का आप यूनिट बता सकते हो। मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, इंपल्स का मोमेंटम यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट क्या होगा, और पास्कल का यूनिट क्या होगा। ये सब, अरे सॉरी पास्कल, नॉट पास्कल भाई, पास्कल नहीं, ये प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, ये सब का आप यूनिट बता सकते हो कि क्या होगा। कैन एनीवन टेल मी द यूनिट ऑफ दिस, कैन एनीवन टेल मी द यूनिट ऑफ ऑल दिस, कैन एनीवन टेल मी द यूनिट ऑफ ऑल दिस, जल्दी से बताएं। कोई बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है, कोई भी बड़ा बता सकता है। मोमेंटम का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इंपल्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन, न्यूटन सेकंड होगा, ठीक है, न्यूटन सेकंड। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, इसका, और इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है, इसका न्यूटन होता है और डाइन भी होता है, डाइन, ये ऐसा यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन, जूल होता है इसका ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट होता है अर्ज, ठीक है, ईआरजी अर्ज। अब एनर्जी का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, इसका और यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है फोर्स इंटू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये सारे चीजों का यूनिट है जो जनरली फिजिक्स में काम आता है, ठीक, ये बता दिया आप। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट चीज आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये बच्चे बताएंगे, कौन से बच्चे बताएंगे भाई, देखा जाएगा कौन कौन से बच्चे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आप हमको बताओ कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्यूरिटी ऑफ मिल्क।
चलो, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। नेम द इंस्ट्रूमेंट used to measure the purity of milk। Name the instrument used to measure the purity of milk। बताओ चलो, प्योरिटी ऑफ मिल्क को कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? चलिए जल्दी से बताइए, आंसर बताइए। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, लैक्टोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो ये सभी बच्चों को पता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इजी वाला क्वेश्चन। नेम द इंस्ट्रूमेंट used to measure the density of substance। Name the instrument used to measure the density of substance। किसी भी चीज के डेंसिटी को किससे नापते हैं? चलिए बताइए, किसी भी चीज के डेंसिटी को किससे नापते हैं? कैन एनीवन tell me the answer that name the instrument which is used to measure the density of the substance। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जिससे डेंसिटी को नापा जाता है? तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, अब यहां थोड़ा सा आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अभी जैसे इंस्ट्रूमेंट हाइड्रोमीटर है, इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ लो कि नेम द इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट used to measure the humidity of the atmosphere। एटमॉस्फेयर के ह्यूमिडिटी को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? क्या आप बता सकते हो? तो ह्यूमिडिटी नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर। HYGRO, हाइग्रोमीटर। ध्यान देना, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कि ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का डेंसिटी नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज द हाइग्रोमीटर। एंड हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द सब्सटेंस। थोड़ा सा फर्क है जी और डी का। जी ऐसे और ये डी ऊपर, तो उल्टा जी और उल्टा डी। समझे, जी का उल्टा डी और डी का उल्टा जी। क्लियर? हाइड्रो और हाइग्रो में फर्क हो जाएगा। तो ये चीजें समझ गए आप। तो आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट चीजें देखा जाए। चलिए नेक्स्ट चीजें और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट कुछ और जीके के फैक्ट्स। जीके फैक्ट्स में आप कुछ नए चीजों को और समझ लें। चलिए नए चीजों को आप ये हमको बताइए, आप क्या बता सकते हो कि व्हाट डज WHO स्टैंड्स फॉर? WHO, व्हाट डज द WHO स्टैंड्स फॉर? एंड व्हाट डज द न्यूज़पेपर स्टैंड्स फॉर? न्यूज़पेपर। What does the WHO stands for and what does the newspaper stands for? आप बताएंगे कि WHO और न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है? चलिए जल्दी से बताइए। तो WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WHO। एंड न्यूज़पेपर का मतलब तो बहुत कम ही लोगों को पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते तो डेली है, लेकिन पता कुछ ही लोगों को होता है कि न्यूज़पेपर मतलब होता क्या है। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S मतलब सभी बता देंगे बच्चे, हमको पता है साउथ। ठीक, इसके बाद क्या होगा? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। फिर P फॉर पास्ट, A फॉर एंड, P फॉर प्रेजेंट, E फॉर इवेंट और R फॉर रिपोर्टिंग। R फॉर रिपोर्टिंग। तो ये बन गया
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्टिंग। क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्टिंग स्टैंड्स फॉर द न्यूज़पेपर। देखें, न्यूज़पेपर का भी फुल फॉर्म होता है, बहुत सारी चीजों का फुल फॉर्म है भाई, बहुत सारे चीजों का फुल फॉर्म है। तो इसी पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। व्हाट डज द यूएफओ स्टैंड्स फॉर? कैन यू टेल मी व्हाट डज यूएफओ स्टैंड्स फॉर? आपको बताना है व्हाट डज यूएफओ स्टैंड्स फॉर। व्हाट डज यूएफओ स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट डज यूनिसेफ? यूनिसेफ, CEF, यूनिसेफ क्या स्टैंड्स करता है, यूनिसेफ का मतलब क्या होता है और यूएफओ का मतलब क्या होता है, ये आपको आज बता देना है। चलिए जल्दी से बताइए। तो यूएफओ का मतलब होगा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो गया यूएफओ का मतलब। ठीक है, अब बात ये होता है, यूएफओ का हिंदी होता है उड़न तस्तरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एलियंस यूएफओ से आते हैं, उड़न तस्तरी। जैसे पिक्चर क्रिस में दिखाया है कि जादू कम्स बाय द हेल्प ऑफ द यूएफओ, और वो छूट जाता है और उसके पापा मम्मी चले जाते हैं। एंड यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये हो गया यूनिसेफ का मतलब। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और यूएफओ मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच स्टैंड फॉर उड़न तस्तरी। चलिए थोड़ा सा कुछ और अब साइंस के थोड़े फैक्ट्स को समझ लेते हैं हम लोग। साइंस के फैक्ट्स में आप ये बता सकते हो कि जो स्कूल बैग्स होता है, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइड स्ट्रैप्स। जो स्कूल बैग्स होते हैं उसके जो स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप्स, उसके पट्टी होते हैं काफी चौड़े दिए रहते हैं। ठीक है, स्कूल बैग्स यदि देखोगे तो उसके पट्टी जो दिए रहेंगे ना वो काफी चौड़े दिए रहते हैं स्कूल बैग्स में। ये इसको हम लोग स्ट्रैप्स बोलते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, उसका क्या कारण है आप समझो। देखो स्कूल बैग्स का यदि वाइड स्ट्रैप्स देगा, वाइड चौड़े पट्टी देगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि चौड़े पट्टी का एरिया ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा कि उसके हम लोगों को कंधे पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑन सोल्जर्स क्या होगा, प्रेशर ऑन सोल्जर नॉट द सोल्जर्स। हम लोग सैनिक नहीं, हम लोग स्टूडेंट है, सोल्जर क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। इसलिए जो है स्कूल बैग्स के पट्टी स्ट्रैप्स चौड़े दिए रहते हैं कि चौड़ा रहेगा, एरिया ज्यादा होगा, प्रेशर कम लगेगा और बच्चे जो है कम थकेंगे, प्रेशर कम लगेगा उनका सोल्जर पर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो रियल लाइफ में हम लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा होता क्यों। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे और कुछ एक नए चीजों को आज फिर जानेंगे हम लोग। तो ये आप बता सकते हो कि हम लोग जैसे कि ये बोलते हैं कि 98.3 FM बजाते रहो, बोलते हैं 98.3 FM बजाते रहो। सभी बच्चे सुने होंगे जरूर, कार में पापा मम्मी के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो 98.3 FM बजाते रहो। ठीक है, बजाते रहे। अब ये आप बता सकते हो कि व्हाट डज FM स्टैंड्स फॉर। अब FM मतलब कुछ बच्चा कमेंट कर देगा कि फादर मदर, नहीं, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है, फादर मदर नहीं होता है। FM मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल इज कॉल्ड एज द
FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। ठीक, मतलब किसी भी रेंज कितना है, जो रेडियो सिग्नल्स जा रहा है उसका रेंज कितना है, रेडियो सिग्नल्स का रेंज, रेडियो सिग्नल्स रेंज जो है वो कितना है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ 98.3 FM। बजाते रहो, 89.3 और भी बहुत सारा 103.2 FM बजाते रहो, बहुत सारे बजाते रहो। ठीक है, तो बजाते रहिए और आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट और एक चीज जान लेंगे, और एक आध दो चीज जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं। जानने में कोई बुराई तो है नहीं, नए नए चीजों का जानने में कोई बुराई नहीं है। क्या आप ये बता सकते हो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चलिए बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है, सॉरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी सबसे बड़ा कोर्ट, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको हम सिर्फ लिख देंगे, पढ़ेंगे नहीं, सभी बच्चे इसको आप खुद से पढ़ लेंगे। HAGUE, हैग, दैट इज कॉल्ड एज द हैग। ठीक है, हैग जो है एक जगह है, एंड इट इज सिचुएटेड इन शायद नीदरलैंड, इट इज सिचुएटेड इन नीदरलैंड, हैग इज सिचुएटेड इन नीदरलैंड। तो वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से और एक चीज जान लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन का देखते हैं आंसर कौन बताता है। तो क्या आप ये बता सकते हो, क्या आप ये बता सकते हो क्वेश्चन, फिल्मी डायलॉग, फिल्मी डायलॉग, हम जो डायलॉग बता रहे हैं वो कौन से पिक्चर के हैं, कौन से पिक्चर का है। दो डायलॉग बताएंगे, आपको बताना है कि कौन से पिक्चर का है। फर्स्ट डायलॉग है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ये कौन से पिक्चर का डायलॉग है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ये कौन से पिक्चर का डायलॉग है। पिक्चर का नाम आपको बताना है, पिक्चर का नाम है DDLJ, एंड दिस स्टैंड्स फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। डायलॉग क्या था, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। सेकंड डायलॉग है, हम वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, और जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये कौन सा पिक्चर का डायलॉग है, फिर से आप सुन लो, हम वो हैं जो किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, और जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पिक्चर का नाम आपको बताना है। आप बता नहीं पा रहे हो, चलिए मैं बता देता हूं। पिक्चर का नाम है कालिया। कालिया, कालिया में हीरो है अमिताभ बच्चन। बिग बी आप लिख लो, सीधा बिग बी, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है। अमिताभ बच्चन सीधा लिख लेंगे बिग बी, एंड बिग बी इज कॉल्ड एज अमिताभ बच्चन। DDLJ में हीरो थे SRK, शाहरुख खान। ठीक, तो आपको जीके का मतलब है हर एक चीज आना चाहिए, मैथ भी आना चाहिए, साइंस भी आना चाहिए, इंग्लिश, फिल्मी नॉलेज, आपको स्पोर्ट्स के बारे में और बहुत सारी चीजें आपको आना चाहिए, जो कि जीके के लिए है। चलते चलते जीके का स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, आप देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। फुल फॉर्म वाली चीज, व्हाट डज LLB स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज LLB स्टैंड्स फॉर, और विच स्पोर्ट्स इट रिलेट्स, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स तो आप ऐसे ही पता चल जाओगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड LLB कौन से स्पोर्ट्स में होता है, तो क्रिकेट में होता है। तो क्रिकेट का आपको हिंदी पता है, लंब दंड गोल पिंड दौड़ भाग उछल कूद प्रतियोगिता। फिर से बताएं, लंब दंड गोल पिंड दौड़ भाग उछल कूद प्रतियोगिता, ये हिंदी है क्रिकेट का। अब इसका फुल फॉर्म होता है LLB स्टैंड्स फॉर लेग बिफोर विकेट। ओ माय गॉड, LLB नहीं, LBW, सॉरी, LBW, LLB लिख दिया। LLB स्टैंड्स फॉर द बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ,
LBW, लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट, ठीक है। और LLB का मतलब तो होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जो वकालत की पढ़ाई होती है। तो सभी बच्चों ने अच्छे से आंसर दिया। इसी तरह से इसी चैनल पे हम लोग फिर मिलते रहेंगे जीके फैक्ट्स के साथ, कुछ नए चीजों के साथ, हर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल अच्छा लगेगा तो आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।